हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशंस को विद अ ग्राफिकल मेथड। बेटा आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जितनी भी आपकी डेरिवेशन कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं वो सभी डील करेंगे जो आपके ऐसे वंस के हैं। तो पहला टॉपिक आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर हमें ये डिराइव करनी है बेटा, जो आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन हैं ये डिराइव जिस एक ही ग्राफ से होंगी, और आपकी जो सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन है इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा हमारा वो यूज होने वाला है। चलो सबसे पहले जो ग्राफ हमारे तीनों की तीनों इक्वेशंस में यूज होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा, ये एक बेसिक ग्राफ है जो हमारी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में यूज होने वाला। इट इज एन वीटी ग्राफ। यहाँ पर हमारी सेकेंड्स और यहाँ पर हमारा मीटर पर सेकेंड। मान लो मैं कोई भी एक इमेजिनरी ग्राफ ले लेता हूँ, ऐसा कोई किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन को इस ग्राफ से डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो देखिए ये इसके एक्सट्रीम एंड्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। सपोज इसे मैं पॉइंट ए दे दूं और इसे पॉइंट बी नाम दे दूं। तो पॉइंट ए जो है वो अगर देखें टाइम एक्सिस पर पहले हो रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब इस समय अगर टाइम t1 है, ठीक है, तो t1, और अगर हम देखें 2 जो है ग्राफ पर किस टाइम पर अगर हमें इसको लोकेट किया जाए तो टाइम की वैल्यू क्या लोकेट होती है t2। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है t1 से ज़्यादा है t2। तो जो बाद में आ रहा है वो आपकी फाइनल कंडीशन हो गई, जो पहले आ रहा है वो इनिशियल कंडीशन हो गई। तो t1 जो पहले आ रहा है पॉइंट, ये ए पॉइंट जो है ग्राफ पर पहले हो रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u होगी और इसकी वेलोसिटी v। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब जो हम कह रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा एजम्पशन लेंगे, जैसे ये t2 माइनस t1, ये इस इंस्टेंट पर क्या टाइम है, ये इस इंस्टेंट पर क्या टाइम है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा t। सो व्हाट इज t? t इज ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। t क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट इज अंडर एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट हो सकता है, बॉडी हो सकती है, इज अंडर एक्सिलरेशन, इज अंडर एक्सिलरेशन। और हम ये भी कह सकते हैं ये वो टाइम है जिस दौरान वेलोसिटी u से v बनी है। ठीक है, इट इज अ टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, u से v हो गई है। ओके, सो अब जरा हम अगर देखें, हमारे एक्सिस पर वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो भी हमारा स्लोप होगा, जिसे हम आमतौर पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कहते हैं, वाई एक्सिस पे लिखी हुई टर्म का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे लिखी हुई टर्म के चेंज को हम जनरली स्लोप कह देते हैं। और इन दिस केस यहाँ पर जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। वो ऐसे पता लग सकता है, वाई एक्सिस पे जो टर्म है वो है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की टर्म है वो है टाइम। तो ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए ये जो है हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। नाउ हम अगर कहें डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनली वेलोसिटी v है, इनिशियली वेलोसिटी u थी। t फाइनल माइनस t इनिशियल क्या है? ये t2 माइनस t1, ये एक्चुअली में t2 माइनस t1 है जिसे हमने t के बराबर माना हुआ है। ठीक है, अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो इट इज ut इक्वल्स टू v माइनस u। चेंज द LHS इन RHS, v माइनस u इक्वल्स टू at, और v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी u प्लस at। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ये इक्वेशन आपके आगे के जो 2 डेरिवेशंस होंगे उसमें भी एज इट इज यूज होने वाली है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं इसके रिजल्ट को। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
मैंने आपको ये बता रखा है कि किस तरीके से आप ग्राफ से क्या निकालना है, ये चीज़ कैसे पता कर पाते हो। इसके ऊपर मैं पहले पूरा एक लेक्चर बना चुका हूँ। ये सेम ग्राफ यहाँ पर यूज़ होगा। दिस इज यू, दिस पॉइंट इज वी, ये जो है टाइम t1 और ये जो है टाइम t2। ठीक है, अब आप लोगों को उस अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि देखो सेकंड इक्वेशन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में जो एरिया बन रहा है वो, इसका पूरा प्रोसेस मैं पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें एरिया निकालना है कि स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होगा एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अगर हम ये जो हमारा ग्राफ है इसके जो एक्सट्रीम एंड है, एक ये एक्सट्रीम एंड एक ये एक्सट्रीम एंड, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहाँ पर, और इधर इस बी से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो पूरा ज्योमेट्रिक फिगर हमारे ग्राफ के नीचे बन पा रहा है ये एक तरह का ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ अ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एक्चुअली ऐसा है कि आप लोग जो ट्रेपीजियम देखते हो ना, वो ये वाला ट्रेपीजियम देखते हो, तो उसमें आप लोग लिख देते हो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट एक्चुअली जो है ना, इन दो पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होता है। एल्टीट्यूड की खास बात देखोगे, एक तरफ क्या होगा, वो परपेंडिकुलर तो बनेगा, जैसे बेस के लिए देखा, अब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ भी ये परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इस केस में। क्योंकि इस केस में अब देखोगे ये हैं दो पैरेलल साइड्स। अब इस वाली पैरेलल साइड की लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये वर्टिकल आपकी हाइट वर्टिकल लेंथ है, तो इसकी हाइट आपको वाई एक्सेस पे मिलेगी। ये भी वर्टिकल लेंथ है, तो इसकी भी हमें जो लेंथ है वो हमें वाई एक्सिस पे मिलेगी। तो देखिए जरा, ये कितने के इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू वाई यू। ये कितने के इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू वी। सो एस इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, T2 माइनस T1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप रख सकते हो T2 माइनस T1। सो इट इज़ हाफ u प्लस वी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी। बेटा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इसके दो यूजेस हैं। एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन, एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा आप ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा फोर्थ और मान सकते हो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक और इसी से हम ये कह सकते हैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए टोटल टाइम से तो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2। तो जब कभी कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल भी होती है। इसको भी यहीं के यहीं याद रख ले। लेकिन एक स्पेशल केस है कि v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 when object is under uniform accelerated motion, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी साथ में आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये रिजल्ट अब देखो जरा, आपका जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें और इसमें क्या क्या चीजें कॉमन है। ठीक है, और क्या चीज एक्स्ट्रा आ रही है। अगर आप देखोगे हमारी जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसमें u आ रहा है, हियर ऑल्सो u, इसमें t है, यहाँ पर हमारे पास t जरूर आ गया है, लेकिन इस पूरे में जो एक v है वो हमारी सेकंड इक्वेशन में कहीं नहीं आ रहा। अब आप कहोगे सर a भी नहीं आ रहा। बेटा a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं किसी को रिप्लेस करके, बट
v तो हमारा है ही नहीं, तो किसे रिप्लेस करें, हम v को ही रिप्लेस कर देंगे, जिससे a भी आ जाएगा और v रिप्लेस भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v, जो हमारी जो इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं उसमें नहीं है, उसकी ही वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करनी है। सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे हम स्टार रिलेशन में पुट करेंगे। s इक्वल्स टू हाफ u प्लस इसकी v की जगह u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2u प्लस ए टी, बाहर है आपका हाफ और ये टी, टी को जरा मल्टीप्लाई करिए, यहाँ बनना चाहिए ट्वाइस ऑफ यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करें, हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ, देन यू गेट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इस तरीके से डराइव हो जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, बेटा मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा रिजल्ट वापस से डिराइव करूँ, या फिर आपको एक छोटा सा चेंज बता देता हूँ जो इनके अंदर आएगा। देखो थर्ड इक्वेशन ये है, मतलब ये इक्वेशन क्या डिमांड करती है, आपको s ऑब्टेन करना है अपार्ट फ्रॉम द एक्सेस वेरिएबल। एक्सेस पर v है, t है, तो v के ऊपर इनिशियल भी आ जाएगा, फाइनल भी आ जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पे आओ तो एक्सेस पे क्या है, आपके पास v है, u है, और यहाँ t है, a नहीं था, तो हमने a ऑब्टेन करा विद द हेल्प ऑफ स्लोप। देखो एक्सेस पे दोनों वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल, टाइम यहाँ पर है, तो बचा a, तो हमने a ऑब्टेन करा स्लोप की मदद से। अब इधर आते हैं, इस वाली इक्वेशन में बात करें तो इसमें u है ऑलरेडी, t है हमारे पास, s नहीं है, और जो v की अगर बात करें या a की बात करें, a हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल चुके, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जो थर्ड इक्वेशन है इसमें भी s आ रहा है, पर s आ रहा है वो हमारी एक्सिस में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ तक सेम एज इट इज चलना है, बस सिर्फ और सिर्फ किस वैल्यू को रिप्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक आइए, मतलब ये जो यहाँ तक हमने ऑब्टेन करा था s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू टी, ये एज इट इज जैसा पीछे हुआ वैसा यहाँ होगा। इसे आप इवन तो ये भी ले सकते हो, हाफ v प्लस यू इंटू टी, इसका सीक्वेंस बदलने में कोई फर्क नहीं। तो अब जरा देखोगे आप सेकंड इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम जैसी टर्म नहीं है। एक्सेलरेशन आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी पुट करोगे एक्सेलरेशन आएगी, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो आप देखो इसमें पूरी इक्वेशन में टी नहीं है, इसमें टी आ रहा है। ठीक है, सो आप ये देखोगे कि हमें जो इक्वेशन ऑब्टेन करनी है और जो ये हमारा रिजल्ट आया है यहाँ तक सेम रिजल्ट हमें इसमें फॉलो करना है। इसमें क्या चेंज है अपार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन, अगेन बात है सिर्फ एक्सेलरेशन को छोड़ के और कौन सी चीज एक्सेसिव है या यहाँ पे लैक हो रही है। यहाँ पर टाइम एक्सेसिव है, तो इस टाइम की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर आप बात करें, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यू है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी, तो t की वैल्यू ये आ रही है। इफ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, जैसे मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, सो s इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन ए। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो न्यूमरेटर की सारी टर्म 1 मल्टीप्लाई वी प्लस यू मल्टीप्लाई वी माइनस यू, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ए, इट इज 2a। इट इम्प्लाइज क्या हो गया आपका ये 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये भी आपकी यहाँ तक डिराइव हो ही गई है, आप चाहे छोड़ सकते हो, नहीं तो यू स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस गिव्स द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इस तरीके से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। आपको मोस्टली कोई एक पूछेगा 2 या 3 नंबर के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं सेकंड लॉ इज यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ का मतलब ये है कि हम सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी निकाल सकते हैं और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपके लिए सेकंड लॉ से सिर्फ फर्स्ट लॉ को डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो पहले चलते हैं व्हाट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो हम इसे यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसे फॉर्मुलेशन मान लेते हैं सेकंड लॉ के लिए। अब हमें इससे फर्स्ट लॉ ऑब्टेन करना है। फ्रॉम हियर वी हैव टू ऑब्टेन फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट और उसकी कंडीशन में से किसी एक चीज को एज्यूम कर लो। जैसे देखो, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि an object will remain in state of rest or motion if no net external force act on it। if मतलब ये कंडीशन है। अगर आप if वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करते हो, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट मतलब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। दोबारा से अगर स्टेटमेंट सुनोगे फर्स्ट लॉ की, वो ये कहती है एन ऑब्जेक्ट इन विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वो जिस स्टेट में है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में है, वो उसी में बना रहेगा। अगर मैं नो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दूं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या है, वो जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। फ्रॉम हियर डेल्टा पी इक्वल्स टू जीरो। अब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी रख दीजिए। मास अगर हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है, ऐसा बॉडी है जिसका मास नहीं बदल रहा, तो मास बाहर आ जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। सो डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो अपॉन एम मतलब जीरो। व्हाट इज वी, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम फाइनल वेलोसिटी को v माने, इनिशियल वेलोसिटी को u माने, तो ये v माइनस यू इक्वल्स टू जीरो हो गया। फ्रॉम हियर v इक्वल्स टू u, जो फाइनल है वही इनिशियल है। मान लो इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। आप इनिशियल को जीरो रखोगे तो फाइनल भी जीरो हो जाएगी। और अगर आप सेकंड देखते हो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट के पास यूनिफॉर्म मोशन है, इन दैट केस जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में होगी, वो तो ये रिजल्ट अपने आप ही दे रहा है। तो यहाँ से हमारा सेकंड लॉ यूनिवर्सल प्रूफ हो जाता है। हम इससे थर्ड भी निकाल सकते हैं, बट एनसीईआरटी में जितना कहा गया है हम उतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो बात होगी दो की होगी, रीजन समझाता हूँ, क्योंकि ये जो है इवेंट ऐसा है जो कोलिजन इम्पैक्ट इनसे रिलेटेड है, तो एक बॉडी का कोलिजन नहीं हो सकता। ठीक है, एक बॉडी टूटेगी तो भी हम उसे कोलिजन कह सकते हैं, एक्सप्लोजन हुआ है उसमें, है ना। तो मिनिमम दो बॉडी के रिक्वायरमेंट है। तो ये जो लॉ भी है वो दो बॉडी के लिए, मिनिमम दो बॉडी के लिए डिफाइन किया जा रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर दो बॉडी कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा हो। ठीक है, जरा समझते हैं। व्हेन टू बॉडी कोलाइड्स, टू बॉडी कोलाइड ईच अदर, ठीक है, देन टोटल momentum remains conserved, remains conserved। इसमें यह है if net external force acting on them is zero, if net external force acting on them is zero। तो पहली बात है, ये एक तो कोलिजन का इवेंट है,
कि दो बॉडी हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब इन दो बॉडी को ही हम एज अंडर ऑब्जर्वेशन सिस्टम मान के चलेंगे। मान लो कि ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मानते हैं इसके मास को m1, इसके मास को m2। ये वाला मास जो है u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ये वाला मास अगर हम मानते हैं u1 से। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 u2 से ज़्यादा है, तो कुछ देर बाद अगर ये सेम लाइन में है, लीनियरली मूव करें, तो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकरा जाएंगे। टकराने के दौरान अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन m1 m2 से टकराएगा, तो m1 m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स लगेगा इसे कहेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और अगर बात करें m2 की, तो m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, वो होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट के वेक्टोरियल वेक्टर क्वांटिटी हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसे पढ़ा कैसे जाता है, जैसे देखो जो इसमें पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, सेकंड वाला सब्सक्रिप्ट वो बता रहा है कि जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर इसे मैं 2-1 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब हुआ जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और 1 का मतलब है ये किसने लगाया, फोर्स इज एक्टेड बाय, ठीक है। ये रहता है। आपस में टकराने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे और इनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। अब ये कह रहा है कि अगर इस कोलिजन के दौरान नेट फोर्स 0 लगे एक दूसरे के ऊपर, नेट फोर्स दोनों को, एक कोलिजन इवेंट लिया है तो ये कंप्लीट दोनों बॉडी को एज ए सिस्टम ले लेंगे। मतलब हम अगर इसके एफबीडी को सोचें, दीज टू बॉडीज टेकन टुगेदर एज अ सिस्टम, अगर इसे मैं सिस्टम मान लूं, तो मैं क्या चेक करूं कि इनके ऊपर अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ सिस्टम मान लिया गया, मतलब मेरा सिस्टम है m1 प्लस m2, ये मेरा ऑब्जर्वेशन में है। इस पर एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट में, एक फोर्स लग रहा है राइट में, और क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट होंगे, अब ये दो अलग अलग बॉडी नहीं, एक ही बॉडी है, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज 0 इन दिस केस। सो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अब ये कंडीशन जो है हमें इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्व मतलब इससे पहले जितना टोटल मोमेंटम था, कंजर्व का मतलब होता है जो पहले था वो ही बाद में है। तो अभी देखो, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था वो टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए यूज करेंगे थर्ड लॉ का। अब देख रहे हो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में हैं, तो मैं ये कह सकता हूं F12 इज इक्वल टू F21। ये तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया। अगर ये राइट में लग रहा है ये पॉजिटिव है, ये लेफ्ट में लग रहा है तो नेगेटिव। तो ये बात कहने अगर हम कहें दिस इज करेक्ट, दिस फोर्स वेक्टर लगा रहा हूं तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें फोर्स वेक्टर ले रहा तो पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज बोथ आर इक्वल। अब इनकी वैल्यूज निकालते हैं कि F12 कितना होगा और F21 कितना होगा। इन दोनों फोर्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके, तो हमें क्या देखा यहाँ पे, इसको एक बार मैं दोबारा से रिपीट करके लिख रहा हूँ। ये रिजल्ट था, इसको मुझे अब उस पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मैंने बताया था जो पहला है इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1। पहले ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा। सेकंड लॉ से क्या पढ़ा है हमने कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आने वाला फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। उस ऑब्जेक्ट, अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लग रहा है फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। बेटा मोमेंटम का चेंज तो इसके टकराने के दौरान हुआ, तो हम मान लेते हैं कि कोलिजन जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए हुआ। लेट टू बॉडी कोलाइड्स या टू बॉडी रिमेन इन कॉन्टेक्ट फॉर t सेकेंड्स। देखो कोलिजन तो दोनों के लिए एक कॉमन इवेंट है। अगर एक भी हटा तो कोलिजन खत्म हो जाएगा, तो टी टाइम तो दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो हम पहली बात यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर लाने वाला फोर्स, तो फोर्स तो यही कहता है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मास सेम है, मास इनटू फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ये सब किसकी होगी,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय टाइम, हमने टी टाइम लिया है तो टाइम हो गया टी। आप T1 लिखो तो बाद में इक्वल तो करना पड़ेगा, क्योंकि कोलिजन एक ऐसा इवेंट है तो दो ऑब्जेक्ट के मिलने से ही होगा। तो अगर एक भी हटा तो कोलिजन खत्म हो गया, तो इसीलिए दोनों के लिए टाइम ऑफ कांटेक्ट ही टाइम ऑफ कोलिजन कहलाएगा और वो टी के बराबर है। सेम वे में मैं F2 की बात करूं, जैसे F12 था तो इसे आप चाहे तो F12 लिख सकते हैं। इधर F21, 21 का मतलब है फोर्स ऑन टू, तो सेकंड बॉडी पे जो फोर्स आ रहा है तो वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और ये किसके लिए है, सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। अब जब मास सेकंड बॉडी का है तो यहाँ मास भी m2 का होगा, या मास फर्स्ट बॉडी का आता है मास भी m1 का ही चलेगा, जैसे बाहर लिखा हुआ है। इनको पुट करो और आप वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, जरा यहाँ देखें, m1 फर्स्ट बॉडी का मास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है v1, तो यहाँ v1 पुट कर दिया, माइनस m1। इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी u1 है, तो यहाँ रख दीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम। सिमिलरली हम अगर उधर से चेक करेंगे तो यह आएगा m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई टी। अगर इसे यहाँ जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आया है इसमें पुट कर दीजिए, रिजल्ट को एक बार यहाँ वापस से, इसे मैंने यहाँ लिख ही दिया था, रिजल्ट नंबर 1 इसमें पुट कर देते हैं। तो बाहर सिंबल क्या है, माइनस m2, सॉरी यहाँ m1 वाला है, तो m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, इट इज m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। तो डिवाइड में जो t है वो सेम है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसे आप अंदर जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए नेगेटिव को, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। u वाली टर्म्स इधर ले आइए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो वेलोसिटीज हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर कहें ये क्या है, इट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम। देखो पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मतलब कोलिजन से पहले, तो ये क्या हो गया, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ठीक है। अगर इधर इस वाली टर्म की बात करें तो यहाँ पर दोनों टर्म जो हैं वो फाइनल वेलोसिटी है, ये पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, सेकंड ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल फाइनल मोमेंटम है, टोटल फाइनल मोमेंटम। मतलब ये कौन सा मोमेंटम है, कोलिजन के बाद का, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों इक्वल हैं और इसी चीज को लिखा जाता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। बट इसमें एक सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट का जो कोलिजन हो रहा है उस दौरान नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, बस यही आपके डेरिवेशंस हैं जो एग्जाम में आ सकती है। रिमेनिंग कंसेप्चुअल और जो आपको गाइड किया गया है उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखें। ऑल द बेस्ट।